चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। मीन्स हम पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे उसकी जांच कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है, ये हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ ही लिया था। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब है कि जो पेशेंट की सीमा होती है, जो लिमिट होती है ड्रग को यानी दवाई को लेने की, तो उसे हम कहते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। तो ये तो बात थी मेडिकेशन एडहेरेंस की। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है मेडिकेशन एडहेरेंस की, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसी वीडियो में आपको मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस के कॉजेज़ यानी कारण भी मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। तो इसमें हमें मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कि पेशेंट की मेडिकेशन एडहेरेंस कैसी होती है। तो अगर हमें फुल मेडिकेशन एडहेरेंस चाहिए तो वो तभी मिल सकती है जब पेशेंट डॉक्टर के बताए नियमानुसार चलता है। जैसा डॉक्टर बोलता है अगर पेशेंट वैसा कर लेता है तो हमें फुल मेडिकेशन एडहेरेंस मिल सकती है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि दवाई दिन में 3 बार लेनी है, तो पेशेंट को 3 बार ही वो दवाई लेनी है। और जो पेशेंट है वो डोज में यानी खुराक में कम बढ़ती बिल्कुल नहीं करेगा। डॉक्टर ने फिजिकल एक्सरसाइज करने को बोला है तो पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, और जो परहेज डॉक्टर ने बोले हैं तो पेशेंट उन परहेज का भी ध्यान रखेगा और उन परहेज का पालन करेगा। तो अगर पेशेंट ऐसा कर लेता है तभी फुल मेडिकेशन एडहेरेंस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो हमें मॉनिटरिंग करनी है मेडिकेशन एडहेरेंस की। तो इसमें कुछ एक ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि पेशेंट ने डोज यानी दवाई ली है या नहीं। तो अगर हम मेडिकेशन एडहेरेंस की मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारी मेडिकेशन एडहेरेंस की मात्रा में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इसलिए ड्रग मॉनिटरिंग मेजर रोल प्ले करती है हमारी मेडिकेशन एडहेरेंस में। जो मेडिकेशन एडहेरेंस है वो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी मेथड के द्वारा मेज़र की जा सकती है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ड्रग प्रोवाइडर होता है, मीन्स जो डॉक्टर होता है, वो पेशेंट के ब्लड में ड्रग की मात्रा की कंसंट्रेशन को मेज़र करके डायरेक्टली ही मेडिकेशन एडहेरेंस की जांच करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं इनडायरेक्टली मेथड में क्या होता है, उसमें ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट से सवाल पूछकर, पिल काउंट करके, रिफिल रेट से, क्लिनिकल रिस्पॉन्स से। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड मेडिकेशन एडहेरेंस मॉनिटरिंग करने का तरीका। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, तो इसमें जैसे हमने देख ही लिया है कि जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट के ब्लड की टेस्टिंग करता है, जिससे पेशेंट के ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है इसका डॉक्टर पता लगा लेता है। और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस प्रकार से हो रहा है पेशेंट का, वो भी हमारा डॉक्टर पता लगा लेता है। डायरेक्ट मेथड में पेशेंट को कितनी दवाई दी गई है और पेशेंट के ब्लड में कितनी दवाई मौजूद है, मीन्स पेशेंट के ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, इसका डिफरेंस चेकआउट करके मॉनिटरिंग की जाती है। जो डायरेक्ट मेथड है मेडिकेशन एडहेरेंस का, जिससे हम मॉनिटरिंग करते हैं, उसे इनडायरेक्ट मेथड से ज़्यादा रोबस्ट मीन्स मजबूत माना जाता है। डायरेक्ट मेथड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि जो पेशेंट है ड्रग को कुछ समय के लिए अपने मुंह में रख लेता है और फिर फेंक देता है, तो इससे पेशेंट का ड्रग मेटाबॉलिज्म वेरी करता है। मीन्स
जो पेशेंट का मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण पेशेंट का ब्लड सीरम लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण ही डायरेक्ट मेथड को रूटीन क्लिनिकल एनालिसिस के लिए प्रीफर नहीं किया जाता है। तो सेकंड मेथड है हमारा मेडिकेशन एडहेरेंस की मॉनिटरिंग करने का, वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें आते हैं हमारे पेशेंट क्वेश्चनरीज, सेल्फ रिपोर्ट्स, पिल्स काउंट, रेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिफिल्स, पेशेंट डायरीज, पेशेंट क्लिनिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल कंडीशन। तो पेशेंट क्वेश्चनरीज का मतलब है कि जो पेशेंट है उससे डॉक्टर सवाल पूछता है उसकी दवाई के बारे में। और सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास कितनी बार रिपोर्ट कराने आया है, कितनी बार डॉक्टर से मिलने आया है। पिल्स काउंट का मतलब है कि जैसे जो पेशेंट है उसको दवाई दी गई थी तो उसकी पिल्स को काउंट किया जाता है। मीन्स जैसे डॉक्टर ने उसको दवाई दी है 30 डेज़ की, तो जो पेशेंट है वो दवाई को 2 बार लेता है। तो जो ड्रग का कंटेनर होगा उसके अंदर 60 कैप्सूल्स होंगे या टैबलेट्स होंगी, तो उनको गिना जाता है कि पेशेंट ने कितनी दवाई को खाया है। और रेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिफिल्स का मतलब है कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन को कितनी बार फिल किया है। और जो ये पेशेंट डायरीज है ये एक ऐसा टूल है जिसको पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ में लाया जाता है। मीन्स जब पेशेंट पर क्लिनिकल ट्राई करते हैं तब ये टूल यूज़ में लाया जाता है। और पेशेंट क्लिनिकल रिस्पॉन्स का मतलब है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन पहले से कितनी बेहतर हुई है तो उसको देखा जाता है। फिजिकल कंडीशन को भी इसमें मेज़र किया जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में एक स्केल भी यूज़ की जाती है मेडिकेशन एडहेरेंस की मॉनिटरिंग करने के लिए, वो है हमारी मोरिस्कीज मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं MMAS। ये स्केल बेसिकली हाइपरटेंशन कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें देखा जाता है उन पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मीन्स पेशेंट के बीच में विभिन्नताएं चेकआउट करने के लिए। जो पुअर एडहेरेंट हैं मीन्स बहुत ही कम निर्भर हैं, और जो मीडियम से लार्ज एडहेरेंस हैं एंटी हाइपरटेंसिव रेजिमेन पर, यानी हाइपरटेंशन को ठीक करने की दवाई पर। तो MMAS में पेशेंट से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने ड्रग क्यों नहीं खाई है। जैसे कॉम्प्लेक्स रेजिमेन होते हैं। कॉम्प्लेक्स रेजिमेन का मतलब है नंबर ऑफ डोज। तो कॉम्प्लेक्स रेजिमेन से जो पेशेंट है उसमें नॉन कॉम्प्लेंस कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं। नॉन कॉम्प्लेंस कंडीशन का मतलब है जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा डोज दे दी जाती है खाने के लिए, तो पेशेंट उन डोज को नहीं खाएगा। तो पेशेंट उन डोज को नहीं खाता है मीन्स वो अनुपालन नहीं करता है जैसा डॉक्टर बोलता है। तो इस स्केल में पेशेंट से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वह पेशेंट उन रेजिमेन को लेकर स्ट्रेस्ड ही क्यों ना हो। और पेशेंट से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपने दवाई क्यों नहीं खाई है, तो पेशेंट का पहला जवाब तो यही होता है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, इतनी ज़्यादा दवाई मैं नहीं खाऊंगा। तो मोरिस्कीज मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल में पेशेंट से और कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ एक सवाल इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट है, डू यू समटाइम्स फॉरगेट टू टेक योर हाई BP पिल्स। मीन्स क्या कभी आप अपनी हाई ब्लड प्रेशर की पिल्स मीन्स दवाई खाना भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर दी पास्ट 2 वीक्स वर देयर एनी डेज यू डिड नॉट टेक योर हाई BP मेडिकेशन। मीन्स पिछले 2 हफ्तों के अंदर किसी भी दिन में क्या आपने अपनी हाई BP की मेडिकेशन मीन्स दवाई नहीं ली थी। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर
कट बैक और स्टॉप्ड टेकिंग योर मेडिकेशन विदाउट टेलिंग योर डॉक्टर बिकॉज यू फेल्ट वर्स व्हेन यू टुक इट। मीन्स क्या आपने कभी अपनी दवाई लेना छोड़ दिया था बिना डॉक्टर को बताए, क्योंकि जब आप उन दवाइयों को खा रहे थे तो आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ट्रैवल और लीव होम डू यू समटाइम्स फॉरगेट टू कैरी योर मेडिकेशन विद यू। मीन्स जब आप ट्रैवल कर रहे थे या घर से बाहर गए थे तो क्या कभी आप अपनी जो हाई बीपी की मेडिकेशन थी, मीन्स जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थी, उनको अपने साथ ले जाना भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू टेक योर हाई बीपी मेडिकेशन यस्टरडे। मीन्स क्या आपने पिछले कल अपनी हाई बीपी की मेडिकेशन मीन्स दवाई ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू फील दैट योर बीपी इज़ अंडर कंट्रोल डू यू समटाइम्स स्टॉप टेकिंग योर मेडिकेशन। मीन्स जब आपको लगता है कि आपका जो बीपी है वो अब कंट्रोल में है तो क्या आप अपनी बीपी की मेडिकेशन छोड़ देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग मेडिकेशन एवरी डे इज़ रियल इनकन्वीनियंस फॉर सम पीपल डू यू एवर फील स्ट्रेस्ड अबाउट स्टिकिंग टू योर बीपी ट्रीटमेंट प्लान। मीन्स जो बीपी की दवाई लेना हर एक दिन तो वो कुछ पीपल्स के लिए मीन्स कुछ पर्सन्स के लिए बहुत ही इनकन्वीनियंस होता है। मीन्स उसमें असुविधा होती है कि डेली डेली दवाई को खाना याद रखना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका बीपी है वो आपके साथ सदा उम्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू हैव डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग टू टेक योर बीपी मेडिकेशन। मीन्स आपको कितना ज़्यादा कठिन होता है ये याद रखना कि आपको अपनी बीपी की मेडिकेशन लेनी है, मीन्स अपनी बीपी की दवाई को खाना है। तो ये कुछ एक सवाल है हमारे जो डॉक्टर पेशेंट से पूछता है। तो अब हम पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग एडेरेंस। मीन्स जो मेडिकेशन एडेरेंस है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मेडिकेशन पोजेशन रेशो, सेकंड है मेडिकेशन परसिस्टेंस, थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ डेज कवर्ड। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, मेडिकेशन पोजेशन रेशो, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एम्पियर। तो जो एम्पियर का फॉर्मूला है वो है सम ऑफ द डेज सप्लाई फॉर ऑल फिल्स अपॉन एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मीन्स जो एम्पियर है वो रेशो होता है हमारा कि जितनी बार दवाई को फिल किया गया है दोबारा से, मीन्स जैसे दवाई ख़त्म हो जाती है तो दवाई को फिर से दिया गया है, तो उन सब का टोटल और कितने टाइम पीरियड के लिए उन दवाई को दिया गया है, उन दोनों का रेशो होता है हमारा MPR मीन्स मेडिकेशन पोजेशन रेशो। तो जैसे सम ऑफ द डे सप्लाई फॉर ऑल फिल्स, ये हमारा 5 है। मीन्स जैसे कोई पेशेंट है उसको 5 बार दवाई दी गई है, मीन्स 5 बार उसको दोबारा से जो मेडिकेशन थी वो दी गई है, तो नंबर ऑफ डेज होते हैं हमारे 30 एक मंथ में। तो मेडिकेशन कितनी बार दी गई है वो फिल करी गई है हमारी 5 बार, तो हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। मीन्स जो सम ऑफ द डे सप्लाई फॉर ऑल फिल्स वो आ गया हमारा 150 और एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब है कि जैसे जो ड्रग थी हमारी वो 1 जनवरी से लेकर मई तक दी गई है 31 मई तक, तो 1 जनवरी से 31 मई तक जितने दिन हो जाएंगे वो आएंगे हमारे 150 के अपॉन में। तो 1 जनवरी से लेकर 23 मई तक जो डेज़ आएंगे उनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। जनवरी में 31 डेज़ होते हैं और फरवरी में 28 डेज़ होते हैं।
मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31। तो इन सब का टोटल आएगा हमारे पास 151। तो ये हमारे पास 5 रिफ़िल हो गए हैं। और जब 5वां हमने रिफ़िल किया है तो जो दवाई है हमारी 1 महीने के लिए दी गई है, तो उसमें हम 30 डेज़ और ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर दवाई का गैप है वो 1 मंथ का है। तो जो लास्ट रिफ़िल किया गया है वो भी हमारा 30 डेज़ के लिए ही किया गया है। तो 151 प्लस 30 ये हो जाएगा हमारा 181। तो हम 150 को 181 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.82। और अगर हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास 82% आ जाएगा। तो जो एम्पियर की वैल्यू होती है वो हमारी रेंज करती है 0 से 1 के बीच में, जिसमें 1 का मतलब होता है 100% एडहेरेंस। सेकंड मेथड है हमारा कैलकुलेशन करने का मेडिकेशन परसिस्टेंट। तो ये सिर्फ ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है कि कितने दिनों के लिए दवाई प्रोवाइड कराई गई है, उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम मेडिकेशन परसिस्टेंस। तो जो इसका फॉर्मूला है वो है हमारा, जो डिनोमिनेटर है हमारा एम्पियर का, उसे हम कहते हैं मेडिकेशन परसिस्टेंस। मीन्स जो हमारा एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वही हमारा मेडिकेशन परसिस्टेंस है। एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब है कि कितने समय के लिए दवाई दी गई है। तो जैसे वहाँ 181 आया था तो वो हमारा मेडिकेशन परसिस्टेंस है। थर्ड मेथड है प्रोपोर्शन ऑफ डेज कवर्ड, जिसे हम शॉर्ट में पीडीसी भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन पीरियड कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ डेज इन पीरियड। मीन्स ऊपर वाले का मतलब है कि कितने दिनों के लिए पेशेंट ने ड्रग को खाया है, और जो नीचे वाले का मतलब है वो ये है कि कितने दिनों के लिए पेशेंट को डॉक्टर ने दवाई दी थी। तो जैसे डॉक्टर ने 30 डेज़ के लिए दवाई दी है और जो पेशेंट है उसने 29 डेज़ ही दवाई को खाया है, तो इसे कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 0.96। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास 96%। तो ऐसे करके हम ड्रग एडहेरेंस मीन्स मेडिकेशन एडहेरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।